नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं जी। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया भी होंगे और मस्त भी होंगे। जी जी जी, जल्दी से आ जाएंगे। जी। मैम जी जी जी, कहाँ तक पहुँच गए थे हम कल की क्लास में, ये बताओ। फटाफट से जल्दी से बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत लिखवा दिया था ना मैंने आपको। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हो गया था, हाँ बढ़िया। चलो तो। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। अब आता है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये बताइए मैम। जी जी। तो कौन कौन है आप बोलोगे जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से, जिनका उपयोग मानव जो है पारंपरिक तौर से नहीं करता चला आ रहा है, उसको बोलेंगे। जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से, मानव पारंपरिक तौर से, जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला आ रहा है, इसे बोलते हैं। सबसे पहले तो बात ये याद रखें जी। विच हैव बीन यूज्ड ट्रेडिशनली। एक मिनट, कमेंट्स लगा लूं, हट गई। मैम मेरे मोबाइल में इंटरनेट, एक मिनट कमेंट्स, हाँ मैं यहीं पे हूँ, बैठी हुई हूँ। हम्म।
चलो, क्या है? मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला आ रहा है, बिल्कुल सही बात है ना? जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता, दोज दैट हैव नॉट बीन, those that have not been traditionally used by humans. Traditionally by traditionally used by humans. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना, दोज दैट हैव नॉट बीन ट्रेडिशनली यूज्ड बाय ह्यूमंस, कौन कौन है आप ये बता दीजिए। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा व शेल गैस। बस ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये मतलब ऊर्जा, सौर ऊर्जा, आपको पता है सोलर पैनल सबके घर में अभी लगे हुए हैं, पहले नहीं लगे थे, तो सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गई, पवन ऊर्जा, विंड, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, यहां से ऊपर से अपना आप लिख सकते हैं भूतापीय ऊर्जा, जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जियो थर्मल एनर्जी, बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक। और ये आपको याद रखना है, ये आपको मतलब जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला आ रहा है, यानी अभी तो बने ही है ना, अभी तो शुरुआत होने लगी इन सब की, सौर ऊर्जा, सबके छतों के ऊपर पैनल लगने लगे हैं, ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, खत्म होने वाला है बस ये वाला चैप्टर। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः किया जा सकता है, जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग क्या किया जा सकता है? का उपयोग पुनः किया जा सकता है, जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः किया जा सकता है,
तो उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग क्या किया जा सकता है, पुनः किया जा सकता है, तो ये क्या कहलाता है, नवीकरणीय ऊर्जा। मतलब हम इसे दोबारा यूज कर सकते हैं। तो दोबारा हम किन किन को यूज कर सकते हैं ये बताइए। तो आप बोलोगे हम यूज कर सकते हैं सौर ऊर्जा को। सबकी अब तो सबके घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं छतों के ऊपर। जब भी गांव में जाते हैं तो सब जिनके यहाँ, सब ने सोलर पैनल लगाए होते हैं, सब ने। कोई एक आधी घर होगा जिसने सोलर पैनल नहीं लगवाए होंगे, सबके घर में देख सकते हैं नॉर्मली है अब। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी बोलते हैं इसे। और पवन ऊर्जा को बोलते हैं विंड एनर्जी इंग्लिश में। और ज्वारीय ऊर्जा को बोलते हैं टाइडल एनर्जी। और भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, ये मतलब ध्यान रखनी है। व्हेन, मतलब ये याद रखना है, एन एनर्जी सोर्स कैन बी यूज्ड रिन्यूएबल। ये याद रखना है, एन एनर्जी सोर्स कैन बी यूज्ड रिन्यूएबल। आगे बात करें, अब आता है इसके आगे बात करते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा की। अनवीकरणीय ऊर्जा, इसके बाद जो बात करेंगे वो है अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे, याद रखना। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे यानी लिमिटेड। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः न किया जा सके। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः न किया जा सके। किनका यूज हम पुनः नहीं कर सकते ये बता दो। एनर्जी सोर्सेज दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड। एनर्जी सोर्सेज एनर्जी सोर्सेज दैट कैन नॉट बी दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड, है ना। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस।
नेचुरल गैस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं जी। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा देती हूँ, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके लिखवाऊंगी। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है ऐसे स्रोत जिनका उपयोग पुनः न किया जा सके। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये ऐसा नहीं है कि साल भर में बन के तैयार हो गए हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, कोयले को, पेट्रोलियम को और प्राकृतिक गैस को। इनको इनके बनने में क्या लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, करोड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक है, कितने वर्ष लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं। आगे याद करते हैं, नेक्स्ट है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखवा रही हूं, जैसे भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश किसे बोलते हैं, छोटा नागपुर, पठार को। भारत का रूर प्रदेश, छोटा नागपुर, पठार को बोला जाता है। धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं। और अधात्विक खनिज, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ। अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। पीट कोयले का निर्माण एग्जामिनर पूछ चुका है, कहाँ होता है, पीट कोयले का निर्माण दलदलों में होता है, कहाँ होता है, मार्शी लैंड में। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कोयले की खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है, कि खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है, मीथेन। कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो आप क्या बोलोगे, मीथेन प्राप्त होती है, बस। मीथेन। उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है, उद्योगों की जननी कोयले को कहते हैं। कोयले को कहा जाता है श्वेत कोयला,
जल विद्युत को कहते हैं। ठीक है, याद हुआ। भारत का रूर प्रदेश, छोटा नागपुर पठार को। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में, अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में। पीट कोयले का निर्माण दलदलों में। कोयले की खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन। उद्योगों की जननी कोयले को। परमा श्वेत कोयला जल विद्युत को। तो ये कंप्लीट हो गया है। आगे चले। अब आता है उद्योगों के बारे में। इंग्लिश में ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना मैंने हिंदी की बुक से लिए थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब वहां पर खनिजों का ज्यादा भंडार है सोनू जी। हाँ, ये मैंने ना एक हिंदी की बुक थी, उसमें इंग्लिश कंटेंट था ही नहीं, इसलिए नहीं लिखे इंग्लिश में। कोई बात नहीं, मत याद करो, इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप वैसे भी कहीं और से देख लेंगे इंग्लिश वाली स्टूडेंट। ये तो हिंदी वाले कोई था तो मैंने सोचा ले लेती हूँ, बस ये बात है। हाँ, आगे चलते हैं। अरे मेरे प्यारे भाई, बता तो रही हूँ, इंग्लिश का कंटेंट ना जो है, इंग्लिश में मेरे पास बुक नहीं थी, ये हिंदी की थी, तो मैंने इसलिए छांट छूट के लिखवा दी था आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, उद्योग नेक्स्ट टॉपिक। इंडस्ट्री। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री भारत में 1818 ईस्वी में। भारत में 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना। भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया, जो कि असफल रहा। जो कि असफल रहा। द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल, द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल The first Indian cotton mill was established in
In 1818, at Fort Gloucester, at Fort Gloucester near Kolkata. Near Kolkata. This mill was a failure. This mill was a failure. हो गया। अब एक बात और याद रखनी है, 1818 वाली तो असफल रही, फिर 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कवासजी नानाभाई डाबर द्वारा कवासजी नानाभाई डाबर द्वारा की गई थी। द्वारा की गई थी। द मिल विच वाज एस्टैब्लिश्ड the mill which was established by KGG Dabar KGG Dabar in Mumbai 1854 is called the true foundation of the true foundation of the modern cotton industry in India. In India 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कवासजी नानाभाई डाबर द्वारा की गई थी। The mill, which was established by KGG Dabar in Mumbai 1854, is called the true foundation of the modern cotton industry in India. सबसे इम्पोर्टेंट बात ना सूती वस्त्र उद्योग में मतलब सफल वाले की पूछी जाती है, तो सफल वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। सफल वाले से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना किस सन में हुई, तो सन याद रखना है 1854 में। किस व्यक्ति के द्वारा की गई, कवासजी नानाभाई डावर जी के द्वारा की गई। ये कहाँ के रहने वाले थे, मुंबई के। तो ये नीचे वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है ऊपर वाली लाइन की तुलना में, तो नीचे वाला बेशक याद कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया।
मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये याद रखनी है। भारत का कोटनोपोलिस। भारत का कोटनोपोलिस और पूर्व का बोस्टन। ईस्ट बोस्टन। ईस्ट बोस्टन। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। कानपुर को बोलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं, ये याद रखना है। किसको बोलते हैं? कोयम्बटूर को बोलते हैं। तमिलनाडु में है ये। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। अहमदाबाद। भारत का कोटनोपोलिस मुंबई को बोला जाता है। पूर्व का बोस्टन, बहुत इंपॉर्टेंट, अहमदाबाद को। ये आपको याद रखना है। ये तो आपको पता है ना, अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। ये आपको याद रखना है। लिखा।
लिखा। चलो, अब कुछ उद्योग लिखा देते हैं इंपॉर्टेंट। भारत में के सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना। चीनी वाले उद्योग में हमेशा डाउट रहता है, वो नहीं लिखवाऊंगी, बाकी सारी लिखवाऊंगी। भारत सर्वप्रथम भारत के सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना स्टेब्लिश्ड ऑफ इंडिया। स्टेब्लिश्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इंडस्ट्रीज। सबसे पहले जो सूती वस्त्र उद्योग सफल वाला बताओ। सूती वस्त्र उद्योग सफल, कॉटन टेक्सटाइल। 1854 मुंबई में। 1854 में मुंबई में। कागज उद्योग। पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री 1832 श्रीरामपुर। वेस्ट बंगाल। श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल। जूट उद्योग। जूट इंडस्ट्री 1855 रिश्रा। रेस्ट वेस्ट बंगाल। लौह इस्पात उद्योग।
लौह इस्पात उद्योग में भी डाउट है 1870 में। ऊनी वस्त्र उद्योग सही है। चीनी और लौह इस्पात उद्योग में डाउट रहता, वो नहीं है। ऊनी वस्त्र उद्योग। भाई आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, मैं तो आपको बिल्कुल फैक्ट वही लिखवाती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। वूलन क्लॉथ इंडस्ट्री। वूलन क्लॉथ इंडस्ट्री 1876 कानपुर। उर्वरक संयंत्र कब स्थापित हुआ? उर्वरक संयंत्र कब स्थापित हुआ? उर्वरक संयंत्र में भी डाउट है, झारखंड के सिंदरी में 1951 में हुआ था। ठीक। लौह इस्पात नहीं लिखवा रही, उसमें कुछ डाउट है इस वजह से। जी जी, लौह इस्पात का मैंने जानबूझ के ही नहीं लिखवाया। ठीक, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। ये हुआ। अब आना है कि लौह इस्पात उद्योग स्वतंत्रता के पहले। लौह इस्पात उद्योग स्वतंत्रता के पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग। 1870 कुल्टी वेस्ट बंगाल। अठारह सौ सत्तर कुल्टी वेस्ट बंगाल। साक्षी।
झारखंड 1907 में। 1907 में established by जमशेदजी टाटा। जमशेदजी जमशेदजी टाटा। नेम टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, बर्नपुर। ये वेस्ट बंगाल में। उन्नीस सौ अठारह में स्थापित। भद्रावती। कर्नाटका में 1923। ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, ये स्वतंत्रता के पहले जो है यहाँ यहाँ इस जगह लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुए थे, जैसे 1870 कुल्टी वेस्ट बंगाल में, साकची झारखंड 1907 में, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की फुल फॉर्म, बर्नपुर वेस्ट बंगाल में 1918 में लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुआ, भद्रावती कर्नाटक में 1923 में स्थापित हुआ। हाँ, मैनचेस्टर एक जगह है, ये याद रखनी होती है। साकची झारखंड में एक जगह है, और बताओ। अब उद्योग वाला हो गया ना आपका चैप्टर। हाँ, साकची झारखंड में एक जगह है, बाकी कल करा दूंगी। अब बताओ सेशन कैसे लगा। भाई कुछ टॉपिक कठिन होते हैं, ये आपका कठिन ही टॉपिक समझ लो, ऐसे थोड़ी कि सब कुछ याद हो जाएगा। सन वन तो देखो आपको, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा उद्योग में। सूती वस्त्र, सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब हुई, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ऐसी क्वेश्चन आएंगे। इसमें कोई इतने
बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से उद्योग वाले चैप्टर में एक ही क्वेश्चन आएगा, आना भी होगा तो क्यों परेशान होते हो इतना। करा दिया, चलो अच्छे से याद कर लेना। आज के लिए फिर यहीं पे ही छोड़ते हैं। उद्योगों के बाद अब आपकी जलवायु, परिवहन, जनजाति और जनगणना, 4 टॉपिक और बचे बस इंडियन ज्योग्राफी के। खत्म होने दो इंडियन ज्योग्राफी पूरी।